गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत और किस देश की थल सेनाओं के द्वारा धर्म गार्जियन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो देखा जाए इसका आंसर क्या है, जापान। ठीक है, तो भारत और जापान के थल सेनाओं के द्वारा धर्म गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी देखा जाए दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कुछ अन्य सैन्य अभ्यास भी किया जाता है, जिसमें से देखा जाए दोनों देशों की वायु सेनाओं के द्वारा शिन्यू मैत्री नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है, और दोनों देशों की नौसेनाओं यानी कि दोनों देशों के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है, जिसका नाम है जीमैक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत और जापान के थल सेनाओं के द्वारा गार्जियन, वायु सेनाओं के द्वारा शिन्यू मैत्री और नौसेनाओं के द्वारा जीमैक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में तथ्य है। और एक्सरसाइज यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी एक साल के अंदर भारत और अन्य देशों के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है वो अपना रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अब आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री जी द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति जी द्वारा? करेक्ट आंसर इज सी है। जैसा कि आप तस्वीर देख के भी अनुमान लगा लिए होंगे आंसर क्या है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं क्या है ये फास्टर और किस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, इस प्लेटफॉर्म को। तो अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया। अगर हम फास्टर का फुल फॉर्म देखें तो क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऊपर से इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और कहीं से भी इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर, उसमें एस का मतलब क्या है, उसमें ए का मतलब, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लॉन्च किया गया है। और इसको किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, तो फास्टर जो है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार पैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि को संप्रेषित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, अंतरिम आदेश हो, स्थगन आदेश हो या फिर किसी कैदी की जमानत आदेश है, उस आदेश को एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संप्रेषित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। देखा जाए अगर हम पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड्स देखें, ठीक है, कुछ सालों का मामला जो देखें, तो उसमें देखिए एक बात सामने आई है कि जहां अदालत के द्वारा जब पारित जमानत होता है, यानी कि किसी कैदी को रिहा करना है और अदालत के द्वारा पारित जमानत आदेश के भी बावजूद कैदी को रिहा नहीं किया जाता है, तो उसके पीछे देखिए कारण क्या है कि जो जेल के अधिकारी हैं उनके पास जमानत आदेश के प्रमाणित हार्ड कॉपी नहीं पहुँच पाती है, फिर पहुँचने में काफ़ी देर लग जाती है। ठीक है, इसमें जो है तो कोर्ट के आदेशों को तेजी से, यानी कि जो कोर्ट अगर कोई आदेश दे रहा है तो वो तेजी से जेल के अधिकारी तक पहुंचे, इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए सरकार के, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी व्यवस्था लाया गया है। ठीक है, यह प्रणाली यानी कि फास्टर प्रणाली उन व्यक्तियों को अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत को रोकने में मदद करेगी जिन्हें पहले से सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत आदेश पारित कर दिया गया। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी के जमानत आदेश को पारित कर दिया है, आदेश दे दिया है कि अब उसकी जमानत कर दी जाए, तो ऐसा ना हो कि ऐसे देरी के चक्कर में उस कैदी की जो है एक तरीके से अनावश्यक गिरफ्तारी बनी रहे, वो अपने सजा को पूरी करने के बावजूद भी जेल में पड़ा रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली को लॉन्च किया, जिससे कि जैसे ही वो आदेश जारी करे जेल अधिकारी तक ये आदेश पहुंच जाए। ठीक है, फास्ट मूड में। ठीक है, वो कैसे संभव होगा, ऑब्वियसली डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही संभव होगा। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश, अंतरिम किसी भी प्रकार के आदेशों को जल्द से जल्द अधिकारी तक पहुंचाने में सहायता करेगा। यह प्रणाली भारत के सभी जिलों तक यह सुनिश्चित करने के लिए अब तक विभिन्न स्तरों पर 73 नोडल अधिकारियों का चयन किया गया है, ताकि सभी जिलों में ये पहुंच सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अन्य कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है, जो कि न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। उसका फुल फॉर्म देखिए क्या है,
सुपेस। सुपेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, ठीक है। तो कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना एक तरीके का ये पोर्टल है, ठीक है, यानी कि सहायता करने के लिए। यानी कि अगर कोर्ट के सामने किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई भी मामला है तो उसमें कोर्ट को सहायता करने के लिए एक तरीके से असिस्ट करेगा ये पोर्टल, सुपेस पोर्टल, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करना, ये सुपेस का उद्देश्य है। सुपेस का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए आपको। इसके अलावा देखा जाए ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट एक अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग के द्वारा, कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है देश भर के जिले न्यायालयों में किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? न्यायालयों की ICT सक्षमता के माध्यम से वादी, वकील और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। चलिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि हमने यहाँ पे पढ़ा भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री NV रमन। आप बताइए क्रम में इनका कौन सा क्रम है, ये चौथे नंबर के जो हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते में पहली बार सरकारी खरीद को शामिल किया है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, रूस या फिर सिंगापुर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते में पहली बार सरकारी खरीद को शामिल किया है। तो अभी हाल फिलहाल में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, और ये समझौता जो फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित किया गया था भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, और ये क्या था? आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है। और इसको अंतिम रूप दिया गया है, और भारत ने समझौते के तहत UAE के लिए अपना सरकारी खरीद बाजार खोल दिया है, ठीक है। सरकारी खरीद यानी कि अगर जो केंद्र सरकार की जो निविदाएं होंगी उन निविदाओं की बोली लगाते समय UAE कंपनियों को भी उतनी ही तवज्जो दिया जाएगा, उनके साथ भी ऐसा ही राष्ट्रीय व्यवहार किया जाएगा जिस तरीके से भारतीय कंपनियों के साथ किया जाएगा। इसके तहत जो है जितने भी उपाय और अपवाद के साथ UAE फर्मों के लिए भारतीय कंपनियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। बड़ा ऑब्वियस है, हम लोगों ने ये देखा। यहाँ पे देखा जाए पिछले एक दशक में किसी भी, यानी कि लगभग 10 साल में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है, और यह समझौता 1 मई 2022 से लागू होने का उम्मीद है। सेपा की बात करें तो दोनों देशों के बीच में व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। देखिए अगर किसी भी देश के बीच में मुक्त व्यापार होता है ना, तो दोनों देशों के बीच में एक तरीके से क्या होता है? व्यापार को बढ़ावा देना। किस तरीके से? जो दोनों देशों के बीच में टैरिफ रियायत होती है ये दे करके, या फिर जैसे निर्यात के शुल्क को हटा करके। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर जैसे भारत के द्वारा, ठीक है, UAE को सोने पर क्या किया जाएगा? टैरिफ दिया जाएगा। कैसे? जैसे कि टैरिफ रियायत दी जाएगी, जबकि क्या करेगा UAE ने क्या किया है कि भारत से आभूषण के निर्यात पर शुल्क हटाने का कार्य किया है, ठीक है। तो इस सबसे क्या होगा? दोनों देशों के बीच में एक तरीके इस तरह के शुल्क और इस तरीके से टैरिफ जब हटाया जाएगा तो वो दोनों देश जो है एक दूसरे को निर्यात को बढ़ावा दे सकेंगे, व्यापार को बढ़ावा दे सकेंगे। और जैसे कि UAE का सामान जैसे भारत आया तो भारत ने अगर उस पर किसी भी तरह का रियायत दी है, जैसे कि टैरिफ नहीं लगाया, तो वो सामान का जो प्राइस होगा वो डोमेस्टिक मार्केट में उसी तरीके से फाइट कर पाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? अगर भारत ने कोई टैरिफ लगा दिया और टैरिफ लगाने के बाद उस सामान का रेट क्या हो गया? बढ़ गया, तो उससे क्या होगा? डोमेस्टिक मार्केट यानी कि जो घरेलू बाजार में वो सामान जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो महंगा रहेगा दूसरे सामानों के कंपैरिजन में। तो इससे दोनों देशों के बीच के व्यापार प्रभावित होगा। तो एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों के बीच में ये एक डिसीजन लिया गया है, ठीक है। और इसमें पहली बार सरकारी खरीद को भी शामिल किया गया है, ठीक है। चूंकि हम UAE की बात करें तो ये देखिए आपके सामने UAE का मैप खुला हुआ है, ठीक है। UAE जिसकी सीमा देखिए किन किन देशों से लगती है। पहली बात तो देखी जाए सऊदी अरब से लगती है, दूसरा देश देखा जाए तो ओमान से लगती है, ठीक है। यहाँ पे पेरिस गल्फ है, गल्फ ऑफ पेरिस है, और यहाँ पे देखा जाए पर्सियन गल्फ है, माफ करेगा, और यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ ओमान है। दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, जो कि माफ करिएगा पर्सियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है और ईरान को ओमान से अलग कर रहा है, ठीक है। चूंकि इसकी राजधानी UAE की राजधानी देखा जाए अबू धाबी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम जो है यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति। देखिए एक और तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है, तो वो है तीसरे नंबर का, ठीक है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? UAE है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी कौन है? यानी कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करता है? UAE को करता है, अमेरिका के बाद, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। तो तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार UAE है, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी UAE है भारत के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्था द्वारा प्रोजेक्ट नेत्र शुरू किया गया है? इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज ए है, इसरो के द्वारा प्रोजेक्ट नेत्र शुरू किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। देखा जाए ये जो शुरू किया गया था, ये प्रोजेक्ट इसरो के द्वारा वर्ष 2019 में किया गया था। ये परियोजना नेत्र यानी कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, ये नेत्र का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था इसरो के द्वारा इसे जो है लॉन्च करने का? तो यह जो परियोजना है, इस परियोजना के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अंतरिक्ष मलबे के रूप में अंतरिक्ष में भारतीय संपत्ति के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए अपनी कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत यानी कि एक तरीके से अंतरिक्ष में जो मलबे हैं ना, उन मलबे का पता लगाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था इसरो के द्वारा वर्ष 2019 में, ताकि जो भी भारत की जो अंतरिक्ष परियोजना है या अंतरिक्ष संपत्ति यानी कि अंतरिक्षयान वगैरह, उस पर किसी भी तरह का हानि ना पहुंचे और उसको ट्रैक करके जो है पहले से ट्रैक कर लिया जाए कि अच्छा इस स्थान पे ये मलबा है। तो अंतरिक्ष मलबे का पता लगाने के लिए नेत्र का लॉन्च किया गया था, नेत्र परियोजना का। इस परियोजना में देखा जाए इसमें रडार, टेलीस्कोप, नियंत्रण केंद्र और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ शामिल होंगी। ऑब्वियस है, इसमें जो है यह परियोजना भारत को मलबे से भारतीय उपग्रहों के खतरों का पता लगाने में मदद करेगी। ठीक है, अच्छा चर्चा क्यों कर रहे हैं? वर्ष 2019 का लॉन्च किया हुआ है और हम अभी देख रहे हैं इस परियोजना को। तो हाल ही में देखा जाए इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने की योजना बनाई है और इस टेलीस्कोप को स्थापित करने के लिए इसरो ने भारतीय खगोल भौतिक संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिस कारण से ये फिर से चर्चा में है। संगठन ने देखा जाए यानी कि इसरो ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है और इस क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए संगठन ने NIT कर्नाटक के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसरो का अध्यक्ष गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये पिछले अध्यक्ष थे यानी कि वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? S सोमनाथ। ठीक है, S सोमनाथ, ध्यान रखिएगा। जब KS शिवन रिटायर हो गए थे तो उनके स्थान पे S सोमनाथ जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा भोक्ता समुदाय किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो भोक्ता समुदाय किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताते चलिए साथ में, डी झारखंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यों है ये चर्चा में। तो देखा जाए अभी हाल ही में एक विधेयक पास किया गया राज्यसभा में जिसका नाम है संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। इस विधेयक में देखिए क्या बात किया गया है कि 1950 के अनुसूचित जाति संविधान आदेश में संशोधन करके झारखंड के जो भुक्ता समुदाय है उनको अनुसूचित जाति से निकाल करके उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। ठीक है, तो इस विधेयक में ये बात किया गया था कि ये जो झारखंड की भुक्ता समुदाय है इनको अनुसूचित, जो कि अभी वर्तमान में उनको अनुसूचित जाति का यानी कि SC कैटेगरी में रखा गया, उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इसके साथ साथ कुछ अन्य जनजातियों कुछ अन्य जातियों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, ये इस बात में जो है ये सब बातें की गई हैं इस विधेयक में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ अन्य बात भी किया गया उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो ये जो जनजातियाँ, ये जो जाति हैं, ये सब जो जनजातियाँ हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगुण जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की भी बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सबसे बड़ी जो जनजाति है भारत में वो कौन सी है। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और सर्वाधिक जो जनजातियों की संख्या है वो किस राज्य में है, और एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसी भी जनजाति कोई भी जनजाति नहीं है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले हम झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था और यहाँ पे देखा जाए आपको दिख रहा है झारखंड की अगर सीमा की बात करें तो देखा जाए ये उत्तर में जो है बिहार से, उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश से झारखंड, और यहाँ पे देखा जाए छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है। झारखंड की राजधानी की बात किया जाए तो रांची इसका राजधानी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है रमेश बैस जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है,
आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश को पूर्वी अफ्रीका समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो देखा जाए ये जो संगठन है पूर्वी अफ्रीकी समुदाय, इसमें एक 7वां देश शामिल किया गया, कौन सा है? केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा या फिर तंजानिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के रूप में जो है 7वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को शामिल किया गया। अन्य जो 6 सदस्य हैं वो कौन कौन से? बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया और युगांडा। ये अन्य जो है 6 सदस्य हैं और ये 7वां सदस्य जो है कौन शामिल किया गया? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर हम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो ये देखा जाए पूर्वी अफ्रीका समुदाय में शामिल होने वाला सबसे बड़ा देश है और साथ ही साथ सबसे अधिक आबादी वाला भी देश है। इसी के साथ साथ पूर्वी अफ्रीका समुदाय की स्थापना देखिए कब हुई थी? 1967 में हुई थी और ये एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा हम बात करते थे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे देखिए आपको छोटू सा मैप दिख रहा होगा अफ्रीका का, और यहाँ सेंटर में जो है वो कौन बैठा है? कांगो रिपब्लिक जो है, कांगो रिपब्लिक गणराज्य जो है यहाँ पे सेंटर में बैठा है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है देखा जाए किन किन देशों से अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो सीमाएं हैं उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य से, फिर सूडान से, पूर्व में देखा जाए तो युगांडा, रवांडा, अंगोला से, और पश्चिम में देखा जाए तो कांगो गणराज्य से इसकी सीमाएं लगती हैं। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एक ना ईस्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा, एक लेक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है तंगानिका लेक। ठीक है, लेक तंगानिका जो है ये भी यहाँ पे स्थित है तंजानिया से ये। और ध्यान रखिएगा कि यानी जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को तंजानिया से अलग करने वाली लेक कौन सी है? वो यही लेक है, लेक तंगानिका। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों की बाउंड्री के बीच में ये स्थित है। और अगर हम लेक तंगानिका की दोस्तों बात करें तो ये जो लेक है ये एक तरीके से जो रूस की जो बैकाल झील है उसके बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील मानी जाती है। ठीक है, और एक तरीके से विश्व की सबसे लंबी झील भी है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो है लेक तंगानिका किन किन देशों से जो है लग रही है? तो यहाँ पे तंजानिया है, ठीक है, कांगो है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, बुरुंडी, और यहाँ पे जाम्बिया से जो है अपनी ये सीमा एक तरीके से लग रही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। तो जिसकी राजधानी देखिए क्या है? किनशासा जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कांगोलीश फ्रांक जो है यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सिसेकेदी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस अस्पताल ने भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है? मैक्स गुड़गांव, मैक्स हॉस्पिटल जो गुड़गांव का है, या फिर सहारा अस्पताल लखनऊ का, मेदांता गुड़गांव का, या फिर स्टेटिस्टा किसको देखिए प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर सी है, मेदांता गुड़गांव को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी पुरस्कार अस्पताल का पुरस्कार दिया गया और ये लगातार तीसरी बार है। तो मेदांता गुड़गांव को न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए तो स्टेटिस्टा निक के साथ भारत मेदांता भारत का एकमात्र निजी अस्पताल है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2022 सर्वेक्षण सूची में शीर्ष 150 में शामिल है। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट प्रश्न ध्यान रखिएगा। आते हैं अगला, ये नियुक्ति पे है कि हाल ही में किसे एसोचैम का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? किसने? विवेक बजाज ने, अजय सक्सेना ने, सुमन सिन्हा ने, या फिर सुमित सिन्हा ने? तो इसका आंसर देखिए क्या है? सी है, सुमन सिन्हा ने एसोचैम के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया इन्होंने। तो अभी हाल फिलहाल में एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है सुमन सिन्हा। एसोचैम का फुल फॉर्म देखा जाए तो एसोचैम का तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म ये सब पता होना चाहिए। एसोचैम का साथ ही साथ जैसे नेस्कॉम का, इन सब का फुल फॉर्म ध्यान रखा करिए। ठीक है, एसोचैम की बात करें तो यहाँ पे जो इसके उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं एसोचैम के, वो बनाए गए हैं स्पाइस जेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को। ठीक है, तो एसोचैम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन सिन्हा को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय सिंह को। अगर हम एसोचैम की बात करें, एसोचैम इंडिया, तो ये भारत के वाणिज्य संघों की एक प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना 1920 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये कार्य क्या करता है? तो ये भारत की जो वाणिज्य और व्यापार हितों की रक्षा करने का काम करता है। ठीक है,
एसोचैम के बारे में, ये संबंधित फुल फॉर्म भी ध्यान रखेगा, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलगांव उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है? कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने, पंजाब ने या फिर महाराष्ट्र ने? करेक्ट आंसर इज डी है, महाराष्ट्र ने जीता है 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। तो खेलगांव उदयपुर में आयोजित हुआ था 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप और इसमें महाराष्ट्र ने सीनियर और जूनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया और शानदार प्रदर्शन के साथ ही इसने प्रथम खिताब जीता है। वहीं बात करें दूसरे स्थान पे कौन सी टीम रही है, तो कर्नाटक की टीम जो है वो दूसरे स्थान पे रही है, जिसमें से देखा जाए महाराष्ट्र ने 386 अंक प्राप्त किए और इसी अंक के साथ वो प्रथम स्थान पे थी और यहाँ पे जो है 317 अंक के साथ कर्नाटक जो है वो दूसरे स्थान पे थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है तीसरे स्थान पे और हरियाणा चौथे स्थान पे रहा। अगर हम बात करें 21वीं तैराकी चैंपियनशिप का, तो इसका आयोजन देखा जाए, ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी और इसका आयोजन किया गया था भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के सौजन्य से नारायण सेवा संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो प्रतियोगिता में कौन था? पहले महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर देखा जाए पश्चिम बंगाल है, फिर हरियाणा इनका स्थान रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने किसके सहयोग से कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग से, नीति आयोग, सामाजिक मंत्रालय या फिर दिल्ली सरकार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया। इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया। किसके सहयोग से? दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाना। ठीक है, तो महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से ये चीज़ की शुरुआत किया गया है। कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। किसके सहयोग से? दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से। ठीक है, इस क्लिनिक में देखा जाए तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा महिलाओं को और जो है इस कानूनी सहायता को दे करके महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए ये जो है ये क्लिनिक एकल खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करेगी। एकल खिड़की सुविधा से तात्पर्य महिलाओं की जितनी भी तरह की जो समस्याएं होंगी उनको एक ही जगह पे समाधान मिलेगा, उनको कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा इसी जगह पे। ये जो क्लिनिक है उसका संचालित देखा जाए तो ये कानूनी सहायता क्लिनिक नई दिल्ली में जो आयोग का कार्यालय है, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय है, वहाँ से संचालित किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के भी बारे में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को देखिए स्थापना किया गया था किसके तहत? तो 1992 के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग को वो सारे अधिकार मिले हुए हैं, वो सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो कि एक दीवानी न्यायालय को प्राप्त होती है। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे और अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? देखिए हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो सब्जी उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे। वही अगर हम फल उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश। आइए इनके तथ्यों के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है और यहाँ पे जो वर्ष 2020 में देखा जाए जो उत्पादन कर रहा था, तो वर्ष 2020 से 2 साल के बाद यानी कि वर्ष 2021-22 का अगर डेटा देखा जाए फसल वर्ष में, तो 21-22 फसल वर्ष जून से जुलाई से लेकर के जून में उत्पादन में 10 लाख टन का अंतर आया है। ठीक है, यानी कि 10 लाख टन उसने अधिक उत्पादन किया और इसी के साथ उसने पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पे गिरा दिया। दूसरे स्थान पे गिरा करके प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। यानी कि पहले जो है सब्जी उत्पादन में कौन था? पश्चिम बंगाल था, लेकिन उसमें देखा जाए उत्तर प्रदेश ने इन 2 सालों के दौरान उसने 10 लाख अधिक टन का उत्पादन किया और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल को नीचे खिसकाते हुए वो प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरी ओर देखा जाए तो अगर हम फल उत्पादक राज्य की बात करें तो जो है शीर्ष पर कौन है? वो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सब्जियों का उत्पादन हुआ है वर्ष 2021-22 फसल वर्ष में, वो देखिए कितना टन हुआ है? तो 229.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो कि कितना अधिक है?
तो वो ये कम है, बल्कि 2020-21 में 29.16 मिलियन से ये कम है। चालू जो वर्ष है 21-22 के आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के अन्य शीर्ष उत्पादक देशों में देखे राज्यों में कौन है? मध्य प्रदेश है, जिसका कितना मेट्रिक टन है? तो 20.59 मिलियन मेट्रिक टन है। बिहार में देखा जाए तो 17.7 मिलियन मेट्रिक टन है। वो महाराष्ट्र में देखा जाए तो 16.78 मिलियन मेट्रिक टन है। ये देखिए एक डेटा निकला था न्यूज़पेपर में, उसको यहाँ पे शामिल किया गया। अगर फूड प्रोडक्शन की फ्रूट्स प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष से कंपेयर है, यानी कि जो है 20-21 का जो डेटा है और 21-22 का, जिसमें से अभी देखा जाए आंध्र प्रदेश जो है वो फल उत्पादन में प्रथम स्थान पे हो गया है, और यहाँ पे देखा जाए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे। फ्रूट जो है फूड प्रोडक्शन में देखा जाए फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। वहीं अगर हम वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि सब्जी उत्पादन में बात करें, तो देखा जाए यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे हो गया, जो कि पिछले वर्ष क्या कौन था? वेस्ट बंगाल था। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा में देखिए फ़र्क है। यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल जो है इसके उत्पादन में गिरावट आई है, इसी के साथ ये दूसरे स्थान पे चला गया। और यहाँ पे देखा जाए मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पे। तो ध्यान रखिएगा, फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वेस्ट बंगाल दूसरे स्थान पे। ये डेटा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स था। मैंने बहुत ज़्यादा आपसे प्रश्न ही पूछा है आज, और मैं आज क्वेश्चन डे पे आ जाती हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, और इस वर्ष अगर बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है तो इस अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था करंट अफेयर्स, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।